हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल रेडी फॉर फ्यूचर पर। ठीक है, कल हमारा लास्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमारा कैबिनेट मिशन भारत आ चुका था। तो आज हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कैबिनेट मिशन से हम स्टार्ट करते हैं कि कैबिनेट मिशन कैसे भारत आया और कैसे हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का प्रस्ताव लेकर भारत आया 1946 में, जिसमें 3 सदस्य थे। LCA, इसको बहुत इजी वे में हम याद रख सकते हैं। LCA, लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन लेकर भारत आए। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 1946 में शिमला में एक बैठक होती है संविधान सभा के निर्माण के लिए कि कैसे हमारी संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, कैसे उसके सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, 1946 में शिमला में एक बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में कौन भाग लेता है? एक तो हमारे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, 3 सदस्य थे, लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, वो भाग लेते हैं। दूसरा हमारे मुस्लिम लीग के सदस्य भाग लेते हैं और तीसरा हमारा जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भाग लेते हैं। मुस्लिम लीग के साथ देसी रियासतें भी भाग लेती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारी संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया 1946 जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव किए गए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि हमारी संविधान सभा का जो सदस्यों का चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के अनुसार होगा। वयस्क मताधिकार के द्वारा ही हम अपनी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब एक्चुअल में संविधान सभा के लिए चुनाव की बात होती है तो वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है। इसमें 5 मेन पॉइंट है जो कि हमें याद रखने हैं कि हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है। फर्स्ट पॉइंट है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है, सांप्रदायिक रीति से चुनाव होता है, समानुपातिक रीति से चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति से चुनाव होता है और सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एकल संक्रमणीय पद्धति से चुनाव, जैसे कि आज हमारी विधानसभा के जो मेंबर्स है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष रीति से, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। वैसे ही उस टाइम पर क्या हुआ था, हमारी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या समानुपातिक रीति से चुनाव का मतलब क्या है? एक समानुपात में कि प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर वहां पर उतनी ही सीटें रखी जाएगी। तो जैसे आज भी हमारे उत्तर प्रदेश जो है उसको पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था। तो संयुक्त प्रांत में पहले भी जनसंख्या ज्यादा थी, क्षेत्रफल ज्यादा था, तो उस टाइम पे भी वहां पे सीटें ज्यादा थी। ऐसे ही आज भी उत्तर प्रदेश में हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो सीटें ज्यादा होती है। तो हमारी उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं कुल सदस्य कितने थे हमारी संविधान सभा में। चुनाव के बाद कितने सदस्यों का चुनाव हुआ? 389 लगभग 400 सदस्य हम मान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो भारत की स्वतंत्रता के टाइम पर देश की जनसंख्या लगभग 440 करोड़ थी। तो हमारा 10 लाख पर एक सीट का निर्वाचन किया गया था, 10 लाख पर एक सीट को चुना गया था। ठीक है, तो लगभग 389 सीटें 400 के आसपास हम मान सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं 389 को कैसे डिवाइड किया गया था। 389 सीटों को डिवाइड किया गया था 296 सीटें जो कि निर्वाचित थी। ठीक है, और 93 सीटें जो कि देसी रियासतों से थी, डायरेक्ट मनोनीत थी, जो कि देसी रियासतों के हेड थे उनके द्वारा मनोनीत की गई थी 93 सीटें। और 296 सीटें हमारी फिर से डिवाइड हुई। 296 में से 292 सीटें हमारे ब्रिटिश भारत से थी, जो कि 11 गवर्नरों के प्रांत से आती थी, और 4 सीटें हमारी चीफ कमिश्नरी मुख्य आयुक्तों के प्रांत से थी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र मीन्स जैसे आज के भारत में यूनियन टेरिटरी होती है, उस टाइम पे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे होते थे, और ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे 11 प्रांतों गवर्नरों के जो क्षेत्र थे, 11 गवर्नरों के जो प्रांत थे वो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े होते थे, जो कि निर्वाचित थे। 292 सीटें
जो थी ब्रिटिश भारत से थी, 11 गवर्नरों के प्रांत से थी और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे उस टाइम पर? A, B, C and T। इसको हम बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? A फॉर अजमेर, जो कि आज राजस्थान में, हमारे राजस्थान राज्य में है, वही वाला अजमेर। B बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में जा चुका है, ये बलूचिस्तान एक खनिज संपदा क्षेत्र है, ठीक है। C फॉर कुर्ग, कुर्ग जो कि हमारा कर्नाटक में है। एंड D फॉर दिल्ली, दिल्ली जो दिल्ली हमारा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं 296 सीटें फिर हमारी कैसे डिवाइड थी। 296 सीटों को हमने कैसे डिवाइड किया था? 208 सीटें यानी कि 208 सीटें हमारी कांग्रेस से थी, 73 सीटें हमारी मुस्लिम लीग से थी और 15 सीटें हमारी अन्य थी। अन्य में 8 निर्दलीय सीटें थी और 7 अन्य छोटी पार्टियों से थी। और इसी 296 सीटों में हमारी 15 महिलाएं भी थी। 15 महिलाएं भी थी हमारी संविधान सभा में के जो सदस्य थे, उसमें 15 महिलाएं भी थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमारी संविधान सभा की पहली बैठक। यहाँ तक तो हमारी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो चुका है, सीटों का चुनाव हो चुका है कि कौन मनोनीत है और कौन निर्वाचित है, ये सब हमने देख लिया। सीटें हमने देख ली, किस तरीके से हमारी संविधान सभा का चुनाव हुआ, किस तरीके से सदस्य हुए और फिर कैसे उन सीटों को डिवाइड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक हुई हमारी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। 211 सदस्यों ने कैसे भाग लिया? कि जो हमारे मुस्लिम लीग थे और देसी रियासतें थी, उन्होंने भाग नहीं लिया। इस बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थे उनको तो अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए था, तो वो तो इस संविधान सभा में उन्होंने इसलिए भाग नहीं लिया। और जो देसी रियासतें थी वो कंफर्म नहीं थी कि हम मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान में विलय होंगे या भारत में विलय होंगे, या हमारा ऐसे ही जैसे अभी प्रिंसली स्टेट का हमारा राज्य चलता है वैसे ही हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा आगे भी राज्य। तो इसलिए मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने पहली बैठक में हमारी भाग नहीं लिया। 9 दिसंबर 1946 को ही हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। अस्थायी अध्यक्ष हमारे जो थे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे हमारी संविधान सभा के। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हमारे स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव को रखते हैं। संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव को रखते हैं, जो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का रूप ग्रहण करता है, ठीक है। फिर लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है लेकिन पारित नहीं किया जाता। पारित क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने मना कर दिया इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने से। उनका तर्क ये था इस उद्देश्य प्रस्ताव को ना पारित करने का कि हम कुछ चंद लोग ही इसको डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना होगी, उद्देश्य प्रस्ताव क्या होगा। क्योंकि वो चाहते थे पहले जो मुस्लिम लीग है और जो हमारे देसी रियासतें हैं वो पहले कंफर्म हो जाए कि हमें किस तरफ रहना है। देसी रियासतों का था कि उनको भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, ठीक है। तो वो पहले अपना उनका कंफर्मेशन लेना चाहते थे, इसलिए वो इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करना चाहते थे। लेकिन 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता है। सर्वसम्मति मतलब सबकी जो परमिशन से ये पारित कर दिया जाता है ना 22 दिसंबर 1947 को, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का संविधान सभा का निर्माण, कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था संविधान सभा की मांग कैसे उठी। आज हमने कंप्लीट किया संविधान सभा का निर्माण। अभी हमारा संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसका संविधान सभा की कार्यप्रणाली,
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंट बेटन योजना और इसकी प्रारूप समितियां वगैरह, जो इसकी समितियां थी संविधान सभा की, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।